Hello friends, welcome to all of you on your channel Science Guru the Best. Please subscribe the channel. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाना है, स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है जो 9th और 10th क्लासेस में है, ठीक है। और आपको जो भी किसी चैप्टर से संबंधित अगर कोई अलग वीडियो आपको चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9 चैप्टर 10 ग्रेविटेशन पे मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ इंट्रोडक्शन के लिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देखना इस वीडियो से पहले ताकि आपको चीजें वहां से ज्यादा समझ में आ जाए, फिर आप इस वीडियो पे आना। देखो इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक मैंने यहाँ लिखे, देखो ये टॉपिक हम इस पर डिस्कस करने वाले, फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल को समझेंगे क्या होता है, व्हाट इज फ्री फॉल। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी से लिखा जाता है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है इसको समझेंगे, डेफिनेशन वगैरह बात करेंगे इसकी। रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और कैपिटल जी हमने पढ़ा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी स्मॉल जी यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इनका फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे, मैथमेटिकली उसको डेराइव करेंगे। वैल्यू ऑफ जी भी हम मैथमेटिकली निकालेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड कैसे आई ये भी हम देखेंगे। वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द मून, ये भी होगा, ये होगा हमारा अगला टॉपिक की जी की वैल्यू, एक्सीलरेशन जो है उसकी वैल्यू जी मून सरफेस पे कितनी होती है, ठीक है। मून की सरफेस पे डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, उतनी रहती है, कितनी होती है, क्या होती है ना, वो चीजें हम इसमें देखने वाले। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की मोशन कैसे होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, ये भी मैं आपको बताऊं। ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी, एक हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, एक हम बोलते हैं ग्रेविटी, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो ग्रेविटी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जब दो ऑब्जेक्ट हो, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या पढ़ा हमने कि जब दो ऑब्जेक्ट हो और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो जब उन दोनों ऑब्जेक्ट में से अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, दूसरा चाहे कोई भी है, तो अर्थ का वो जो फोर्स हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा, उसको नाम हम दे देंगे ग्रेविटी। सो ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, हाउ द ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल, हाउ द ऑब्जेक्ट मूव, उनकी मोशन को समझने वाले हम, ठीक है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ये चीजें इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, उससे पहले एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल आप। चलो देखते हैं, सबसे पहले फ्री फॉल को समझते हैं। फ्री फॉल को क्या है, देखो ये जो फ्री फॉल वाला ये जो कंसेप्ट था ना, इसको प्रूव करने के लिए गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जो लेनिन टावर है इटली पिसा में, उस लेनिन टावर से गैलीलियो ने बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फ्रीली फॉल किए, ठीक है, ऊपर से नीचे गिराए, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के, अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट को उसने गिराया, इसको प्रूव करने के लिए, और प्रूव करके दिखाया कि हाँ फ्री फॉल जब होता है तब ऑब्जेक्ट का मास वहां पर जो है ना मैटर नहीं करता, भले ही उसका मास कम हो या ज्यादा हो, उसकी साइज कम हो ज्यादा हो, सभी ऑब्जेक्ट एक सेम रेट से एक सेम टाइम पर नीचे ग्राउंड सरफेस पे पहुंचेंगे, इसको उसने प्रूव करके दिखाया था। तो उसकी बात हम करेंगे, पहले फ्री फॉल को समझते हैं। देखो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, फॉल यानी गिरना हम जानते हैं, फ्री फॉल का यह मतलब क्या है, जैसे अगर हम अभी यहाँ करके देखें या आप अपने आसपास जहां भी हो, अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखें कि अगर हम छत से कोई दो ऑब्जेक्ट, मान लो एक पेपर है और एक आपके पास में स्टोन है, अगर दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली अगर हम रिलीज करें तो ऑब्वियसली स्टोन पहले पहुंचेगा नीचे, पेपर जो है वो बाद में आएगा, क्योंकि पेपर का सरफेस एरिया ज्यादा होने से जो एयर का फ्रिक्शन फोर्स है वो स्टोन पे भी काम कर रहा है, स्टोन पे भी है लेकिन पेपर पे ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द पेपर, मोर फ्रिक्शन फोर्स ऑफ एयर इज देयर। तो वो हवा में ऐसे लहराता हुआ, क्योंकि उस पर ज्यादा फ्रिक्शन है तो वो थोड़ा देर से पहुंचेगा। अगर हम ये बाहर की जो एयर है इसको अगर रिमूव कर दे और यही एक्सपेरिमेंट अगर हम वैक्यूम में करें, जैसे मान लो एक हमारे पास बड़ा सा है ना ग्लास जार है, उस ग्लास जार में अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करें कि हम एक पेपर को गिराए और एक स्टोन को गिराए अगर फ्रीली, तो दोनों सेम रेट से और सेम टाइम पे नीचे सरफेस पे पहुंचेंगे, यही फ्री फॉल है। यानी फ्री फॉल का मतलब है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट मान लो ऊपर से नीचे गिर रहा है, अर्थ सरफेस पे गिर रहा है और उस पर और कोई दूसरा फोर्स काम नहीं कर रहा, केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है, और इस तरह से ऑब्जेक्ट का गिरना फ्री फॉल कहलाता है। सो फ्री फॉल, व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल इज द freely falling, the process of freely falling of the object under the influence of gravitational force of the earth only, no other force, कोई दूसरा फोर्स होना ही नहीं चाहिए। In the absence of other force, there is only the gravitational force of the earth,
if the object is freely falling under the influence of gravitational force of the earth only, then we can say that object is freely falling, and this is known as free fall. और ये जो प्रोसेस है इसको हम फ्री फॉल कहेंगे, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन को मैंने यहाँ लिखा, आपको समझाता हूँ। देखो, the falling body on which only force of gravitation of the earth, that is gravity, gravitation force of the earth is gravitation force of the earth is gravity. So the falling body on which only force of gravitational force of earth act is known as freely falling body. The body which is falling under the influence of only the gravity, only one force is there, that is gravity, no other force, no friction force of air or any other force, and such fall of body is known as free fall. तो इस तरह से किसी का फॉल होना क्या कहलाता है? फ्री फॉल कहलाता है। दिस इज फ्री फॉल। सो व्हाट इज फ्री फॉल? द फॉलिंग बॉडी ऑन विच ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ gravity act is known as freely falling body, and such fall of body is known as free fall. अब देखो, acceleration of freely falling body is equal to g, acceleration due to gravity. जो freely fall कर रही बॉडी है उसका जो acceleration होगा वो किसके इक्वल होगा? acceleration due to gravity के इक्वल होगा, small g के इक्वल होगा। अब small g को मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपको बताता हूं। पहले तो हम acceleration की बात कर लेते। देखो, acceleration of freely falling body is equal to g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रहा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? स्मॉल जी के इक्वल होगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। अब एक्सेलरेशन होता क्या है, ये हमने पढ़ा पहले कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पर जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो किस रेट से चेंज हो रहा है? हाउ फास्ट इज वेलोसिटी चेंजिंग, हाउ स्लो वेलोसिटी चेंजिंग। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन t, ठीक है। यानी वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हुआ। मान लो पहले कोई एक बाइक थी या कोई कार थी जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया और 2 सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई। 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, तो पर सेकंड कितना चेंज हुआ? पर सेकंड कितना चेंज हुआ भाई? 2 सेकंड में 10, 0 to 10 हो गई, तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ? 5 मीटर पर सेकंड। वो 5 मीटर पर सेकंड ही उसकी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही उसका क्या है? एक्सेलरेशन है। यानी किस रेट से चेंज हो रहा है। अब एकदम से ब्रेक लगाई, 60 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, ब्रेक लगाए और 5 सेकंड में 0 हो गया, तो कितने टाइम में? 5 सेकंड में कितना? 60 से 0, 62 0 पर सेकंड कितना चेंज हुआ? 60 डिवाइड बाई 5। ये है एक्सेलरेशन, यानी हाउ फास्ट और हाउ स्लो द वेलोसिटी चेंजिंग, ये एक्सेलरेशन है। तो जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। भाई एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है? 2 कारणों से प्रोड्यूस हो सकता है। देयर आर 2 रीजन टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, वेदर द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। फर्स्ट, वेदर द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मान लो पहले ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जा रहा था, अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, तो यहाँ पर क्या है? चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन है। या फिर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? इफ देयर इज ए चेंज इन दी वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो। 2 ही कारण, या तो डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन तो वही है, किधर? डायरेक्शन टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो फिर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन इसलिए प्रोड्यूस हुआ क्योंकि उसका जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। भाई हम यहाँ अगर उसको फ्रीली यहाँ से रिलीज करेंगे तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी अभी क्या है? 0, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होकर इसकी वेलोसिटी जो है ना, जैसे जैसे ये नीचे की ओर आएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी होगी वो कहाँ होगी? एट द सरफेस। जब वो सरफेस पे टकराने वाला होगा उस टाइम उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो बताओ वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं? इंक्रीज हो रही है ना? हो रही है इंक्रीज। तो बस मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी का, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इन दिस ऑब्जेक्ट, इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। भाई अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ उसको अपनी ओर खींच रही है, उस फोर्स जिससे वो खींच रही है, उस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो ये एक्सेलरेशन जो इसमें प्रोड्यूस हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट में उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम स्मॉल जी से लिखते हैं। वैसे हम एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, जैसे फोर्स वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma होता है ना, where m is the mass of the object and a is the acceleration of the object in case the force of gravitation of the earth। अगर यहाँ पर ये जो फोर्स है वो कोई दूसरा फोर्स नहीं है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ है F, तो फिर a बिकम g, तो फिर a g हो जाएगा। यानी फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ का क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा, where g is the acceleration।
स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हुई बात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन विथ विच ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, द एक्सेलरेशन by which body is falling towards the earth surface because of the gravitational force of the earth. The acceleration is acceleration due to gravity and this is known as acceleration due to gravity. तो ये acceleration due to gravity हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन G एंड G, यानी acceleration due to gravity स्मॉल g और कैपिटल G जो है, कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं। ठीक है, कैपिटल G इज द constant, capital G is constant and the value of capital G is, G की वैल्यू होती है 6.673 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर and this value is given by Henry Cavendish by mathematical experimentation। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था और ये वैल्यू दी थी। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यानी हम G का फॉर्मूला डेराइव करेंगे और फिर हम G की वैल्यू भी निकालेंगे कि G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आई। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। स्मॉल g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ की वजह से अर्थ की तरफ गिर रहा है नीचे, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो स्मॉल g है। और कैपिटल G क्या है? हमने जब ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था तो वो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पर G एक कांस्टेंट था जिसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने दी थी 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। M और M ये क्या थे? कैपिटल M इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, स्मॉल m इज द मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट एंड डी स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ये था। ठीक, अब हम निकालते हैं कि इन दोनों के बीच में G और G में क्या रिलेशन है। देखो, मान लो कि हमारे पास में एक स्टोन है, एक पत्थर है छोटा सा, हम उसको ऊपर की तरफ ऐसे फेंकते हैं या उछालते हैं, क्या होगा? वो कुछ हाइट तक जाएगा। आफ्टर दैट सर्टेन हाइट द स्टोन विल स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, है ना, यही होने वाला है। मान लो हमने जो वो स्टोन जिसको ऊपर की ओर फेंका उसका मास है m। ठीक, अब उस हाइट के बाद में जितनी हाइट तक वो जाएगा, जिस फोर्स से हमने फेंका है, उसके बाद में उस हाइट से वापस वो नीचे गिरना शुरू होगा। जब वो नीचे गिरना शुरू होगा तो अब वो नीचे जब गिर रहा है तो अब क्यों गिर रहा है नीचे? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहां से जब वो गिरना स्टार्ट होगा मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब वो 0 वेलोसिटी से धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू होगा और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और लास्ट जब वो अर्थ सरफेस से टकराने वाला होगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी, यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो भाई किस रेट से चेंज हो रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये एक्सेलरेशन कौन सा है? ये एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। व्हाई? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और वी कैन से दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो देखो वो जो ऑब्जेक्ट था, सपोज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मास ऑफ दैट स्टोन और दैट ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m, हमने इसको स्मॉल m नाम दे दिया। ठीक है, जो भी है कुछ भी होगा उसका मास। देन द फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू m इंटू a, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो उस ऑब्जेक्ट का मास है m और a जो उसमें एक्सेलरेशन होगा। अब यहां पर क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ है, तो अब ये ए क्या हो जाएगा? उसका स्मॉल जी हो जाएगा, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, तो दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय स्मॉल जी नॉट ए। ये जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ ए क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, ए बिकम जी। तो फॉर्मूला हमारा हो गया चेंज होके F इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये फोर्स हो गया। उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है वो फोर्स क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। अब हमने जो 10.4 इक्वेशन थी जो हमने डेराइव की थी, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो था, वो फॉर्मूला क्या है? वो ये है कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू Gm अपॉन डी स्क्वायर। G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सेकंड एंड डी स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब देखो इस केस में, स्टोन वाले केस में क्या हो रहा है कि ये जैसे मान लो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, ये स्टोन है, यहां से वो स्टार्ट होगा और फॉल होना स्टार्ट होगा और यहां से वो यहां तक आएगा। ठीक है, ठीक।
अब क्या होता है कि जैसे मान लो ये अर्थ जो है ना, तो अर्थ की जो रेडियस है भाई, यहां से यहां तक ये अर्थ की रेडियस है, ये अर्थ की रेडियस है, या अर्थ की सरफेस से लेके हम इसको ये रेडियस नाम दे देते हैं, इसको कैपिटल आर कहते हैं। ये कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है ना वो होती है आर इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, इतनी डिस्टेंस है ये। ठीक, यानी इसको बताता हूं मैं आपको कितनी डिस्टेंस है। देखो ये 64, इसका अगर पॉइंट हटा लेंगे तो 6.4 64 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 5 यानी 50। अब देखो ये वैल्यू कितनी होगी मीटर में, 64 लाख मीटर, 64 लाख मीटर, ये उसकी रेडियस है मीटर। अगर इसको किलोमीटर में भी अगर हम चेंज करना चाहें ना, तो किलोमीटर में चेंज करना चाहेंगे तो ये हो जाएगी इतना किलोमीटर इसकी रेडियस है। 6400 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम जो ऑब्जेक्ट जिसको मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है इन रेस्पेक्ट द डिस्टेंस आर। ये जो डी है इसको हम डी नाम दे देते हैं। अर्थ सरफेस से ऊपर जितना ऑब्जेक्ट गया, कितना ऊपर गया होगा भाई, कितना फेंका होगा आपने, 1 मीटर, 2 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर मान लेते। बताओ ये 1 किलोमीटर या 100 मीटर या 5 मीटर या 10 मीटर, बताओ इस 6400 किलोमीटर के सामने ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो वैल्यू है वो क्या है? कुछ नहीं, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो डी है ना, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, स्टोन और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है, अर्थ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो क्या होगी, वो अप्रोक्सीमेटली आर ही है। हम इसको आर ही मान सकते हैं, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल ये चीज है। तो अब देखो यहां पर जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है यहां पर अर्थ, सेकंड ऑब्जेक्ट मास ऑफ द स्टोन, इसका मास, स्टोन का मास सपोज m, और मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट, ये चीज है। ठीक है, तो अब देखो ये था फॉर्मूला ग्रेविटेशन फोर्स का। अब ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स किसके इक्वल होगा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होगा, इस फोर्स के इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ f की जगह ये रख देता हूं mg। तो ये देखो भाई फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज mg, m इंटू जी इज इक्वल टू, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यही तो है भाई, उसका जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ही तो है, इज इक्वल टू जी एम कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द स्टोन अपॉन डी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या है कि हमें जी की अगर यहां से वैल्यू निकालनी है, जी का फॉर्मूला अगर डिराइव करना है, तो हम क्या करें, हम इसके साथ में जो है ना m, वो इसको इस तरफ लेकर आते हैं इक्वल के साइन के, तो इधर जी बच जाएगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। चलो हम करते हैं, अब क्या करें, इसको क्रॉस इंटू कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये एक साथ इंटू हो जाएगा, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम जी को डी स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम जी इंटू डी स्क्वायर, तो एक तरफ हो गया और एक तरफ क्या बच गया, कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। ठीक है, हमें जी का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हम क्या करें, हम जी को इधर रख लेते हैं, बाकी जो है उसको उधर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब जी के साथ में यहाँ पर एम भी क्या है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो इधर जो था पहले वो तो यहाँ है ही, और ये इधर से m यहां पर आ गया डिवाइड में, और इधर से डी स्क्वायर भी आ गया डिवाइड में। ये आ गई वैल्यू ऑफ जी का फॉर्मूला आ गया स्मॉल जी इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल m इंटू डी स्क्वायर। अब देखो ये स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द स्टोन, m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन गया इसका फॉर्मूला, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। तो जी का फॉर्मूला क्या बन गया, कैपिटल जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो जी का फॉर्मूला हो गया जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, हाउ द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये है। अब देखो यहाँ पर एक चीज जो इंटरेस्टिंग है ना वो ये है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू, अभी हमने फ्री फॉल में क्या कहा था कि चाहे ऑब्जेक्ट छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, कैसा भी हो, है ना, वो सब एक ही रेट से, सेम रेट से नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, सेम रेट से वो गिरेंगे नीचे, उनकी जो गिरने की स्पीड होगी वो सेम होगी, चाहे 1 किलो का स्टोन है, चाहे 10 किलो का स्टोन है, चाहे पेपर है स्टोन के साथ में, लेकिन वो एक ही सेम रेट से, सेम स्पीड से, सेम टाइम में नीचे पहुंचेंगे अर्थ सरफेस पे, इफ देयर इज ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, है ना, नो अदर फोर्स, नो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द एयर एक्सेट्रा, ये हटा दिया तो वो कैसे, वो ऐसे देखो जी एसिलेशन, क्योंकि जब दोनों में सेम एसिलेशन प्रोड्यूस होगा तभी हो पाएगा ना ये पॉसिबल। भाई कोई दो ऑब्जेक्ट है जी, एक का मास कम है, एक का ज्यादा है, दोनों सेम रेट से कब करेंगे, जब दोनों पर सेम एसिलेशन प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो सेम एसिलेशन ही प्रोड्यूस होगा चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो। कैसे प्रोड्यूस होगा, देखो एसिलेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, क्या उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट का मास आया क्या, नहीं आया, ये जी तो कांस्टेंट है ही, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, तो मास ऑफ द अर्थ तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही रहने वाला है। और डी स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट।
तो अगर ये डिस्टेंस सेम है तो चाहे ऑब्जेक्ट हल्का है चाहे भारी है, सेम रेट से नीचे आने वाला है, बिकॉज एक्सेलरेशन डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के मास पे एक्सेलरेशन डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो उस ऑब्जेक्ट का चाहे मास कितना ही हो, वो चाहे हल्का हो या भारी हो, सेम रेट से नीचे की ओर गिरेंगे। फॉर्मूला ऑफ जी इज gm upon d square. G is the universal gravitational constant, m is the mass of the earth and d square is the distance between the earth and that object. When the object is near to the surface of the earth or on the surface of the earth, जब ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर ही है यहाँ पर, ठीक है, या मान लो अर्थ की सरफेस से थोड़ा बहुत आसपास ही है, 2 मीटर 5 मीटर 10 50 100 मीटर 1 किलोमीटर 50 5-7 किलोमीटर तक है, तब बताओ वो डी जो होगी वो क्या होगी, लगभग आर के बराबर ही तो हो जाएगी भाई। आप ये मान के चलो कि 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर इज द आर। इसके सामने 1-2 किलोमीटर की वैल्यू क्या मायने रखती है, नेग्लिजिबल, कुछ नहीं। तो इन दैट केस डी बिकम आर, तब क्या हो जाएगा देखो, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो G किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट में, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा ना, ऑब्जेक्ट के मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, इसलिए सभी ऑब्जेक्ट सेम रेट से नीचे की तरफ गिरेंगे। अब इनकी वैल्यू अगर हम रखें, G की वैल्यू हमारे पास में है, पहले से है, ध्यान है हमें, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू है और रेडियस ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू है। इन वैल्यू की सबको अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो G की वैल्यू कितनी आती है वो हम कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आती है इसको देखना है हमें, ठीक है। देखो G का फॉर्मूला अभी हमने डेराइव किया, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। 6 के आगे 24 जीरो इतना होता है, कितना होता है देख लो आप, है बहुत ज्यादा। R इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये वैल्यू है। G, M और R तीनों की वैल्यू आ गई। तीनों की वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पर तो G की वैल्यू निकाल सकते हैं, चलो वही करते हैं। सबसे पहले हम G की वैल्यू रखते हैं, देखो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, वो किलोग्राम स्क्वायर को मैंने नीचे लिख दिया डिवाइड में, ठीक। साथ में मुझे M की वैल्यू लेनी है, M क्या है, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, लिख दिया 6 इंटू 10⁻24 kg डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। किलोग्राम स्क्वायर कहाँ से आया, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, जो G की वैल्यू थी ना वो है ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये जो वैल्यू रखी हुई है ना, अब इसके साथ में मैंने थोड़ा जो यूनिट है उनको मैंने बाद में लिख दिया और जो नंबर है उनको मैंने पहले लिख दिया। 6.67 इंटू 10⁻11 एज इट इज आ गया, 6 इंटू 10⁻24 यहाँ पर आ गया, इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर को मैंने यहाँ लिखा, इंटू किलोग्राम जो यहाँ पर है वो लिखा। अब ये जो स्क्वायर में इसको मैंने 2 बार इंटू में लिख दिया, ठीक है ना। 6.4 इंटू 10⁻6, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आ गया। ये नीचे किलोग्राम स्क्वायर था तो वो किलोग्राम स्क्वायर था। अब हम इनकी जो ये यूनिट है ना इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। देखो कैसे कैंसिल होगी, ये किलोग्राम से किलोग्राम का स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे किलोग्राम बचेगा केवल। ये मीटर स्क्वायर से पूरा का पूरा मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यूनिट ऊपर न्यूटन है और नीचे किलोग्राम है, तो न्यूटन अपॉन किलोग्राम हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इनकी पॉइंट हटा लेते हैं एक बार थोड़ा कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। तो 6.67 है, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट की जगह हो गया 1, ठीक है, और आगे 2 डिजिट है तो मैंने 2 जीरो लगा दिया, इसका पॉइंट हट गया। अब देखो ये जो नीचे है 6.4, इसकी पॉइंट भी हटा लेते हैं, तो 6.4 की पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का हो गया 1 और आगे 1 डिजिट है तो 0, तो ऊपर में 10 आ गया डिवाइड में, ये मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी 6.4 है, इसकी भी पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट का हो गया 1 आगे 1 डिजिट है तो 10, तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ये एक बार 10 और यहाँ पर लिख दिया इसकी जगह, ठीक है। अब देखो ये हो गया 667, ठीक, और नीचे ये 100 आ गया इसकी पॉइंट हटाने पर, इतना क्लियर। अब देखो आगे ये जो 6 था वो मैंने यहाँ लिख दिया 6, ठीक है, और इंटू 10⁻13, ये कैसे लिखा मैंने, देखो यहाँ 10 की पावर प्लस में कितनी है 24, माइनस में कितनी है -11, दोनों को अगर हम कैंसिल करेंगे तो -11 कम कर दो 24 में से तो कितना बचा 13, प्लस का 13 बच गया यहाँ पर मेरे पास में। अब यहाँ पर नीचे जो 6.4 पहले था वो पॉइंट हटाने पर 64 हो गया, ये भी 64 हो गया, 10 की पावर 6 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 6 10 की पावर 12, तो मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया 10⁻12, ठीक है। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो आगे, अब आगे वहां पर लिखा है मैंने, अब कैसे करेंगे देखो। अब हम करते हैं कि इनकी पावर को कैंसिल कर लेते हैं। देखो 10 की पावर 13
और 10 की पावर 12 को अगर मैं कैंसिल करूं तो ऊपर केवल एक 10 की पावर 1 यानी 10 बचेगा, तो वो 10 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, पावर वाला आपको समझ में आ गया। बाकी जो डिजिट है वो मैंने ऐसे कैसे लिख रखी है, 667 ऊपर लिख दिया, 64 इंटू 64 नीचे लिख दिया, ये रहा। ठीक है, और ये 100 का क्या हुआ, देखो ये 10 और 10 दो बार है तो इन 10 से ये 100 कैंसिल हो गया, है ना। 2 जीरो है तो 2 जीरो से नीचे ये 100 मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास में वो वैल्यू आ गई, वो जो वहां लिखी है मैंने 667 इंटू 6 लिख रखा है, इंटू 10 कौन सा, जो यहाँ पर 10 की पावर बची है। 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 को कैंसिल करने पर जो एक पावर 10 की बच गई ना, वो मैंने वहां 10 लिखा हुआ है। नीचे क्या बचा, 64 इंटू 64 और यूनिट बची न्यूटन अपॉन किलोग्राम। तो न्यूटन अपॉन किलोग्राम मैंने यहाँ लिखी नहीं है, उसकी जगह मैंने यहाँ पर कुछ अलग लिख रखा है, वो आपको बताता हूँ क्या लिखा है। न्यूटन पर किलोग्राम है, न्यूटन पर किलोग्राम है। तो न्यूटन क्या है, न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। भाई फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन, तो फोर्स की यूनिट होती क्या है, देखो न्यूटन का मतलब क्या है, न्यूटन आती कैसे, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, वो मैंने यहाँ लिख दी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं न्यूटन ना लिख के इसकी जगह ये लिख देता हूँ, अगर न्यूटन ना लिख के ये लिखूं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक ही बात है, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैंने नीचे ले लिया, और जो किलोग्राम था वो मैंने ऐसा कैसा यहाँ पर लिख दिया। अब देखो सबसे पहले ये यूनिट का ही कर लेते हैं हम लोग। देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा, ऊपर मीटर और नीचे सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी ऐसा यूनिट है, एक्सेलरेशन की। तो हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन ही तो निकाल रहे हैं। आ गई हमारे एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम 667 इंटू 6 इंटू 10 करें तो वैल्यू आती है ये, ठीक है, 40020, और नीचे 64 इंटू 64 करें तो वैल्यू आती है 4096। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9.77050 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अगर हम राउंड ऑफ करके लिखे तो इसको 9.77 है आगे, तो ये राउंड ऑफ होकर 8 में हो गया, तो 9.8। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम अप्रोक्सीमेटली जी की वैल्यू ले लेते हैं, कितनी, जी की वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है, 10 क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो इसकी ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी है इसकी वैल्यू मून सरफेस पे कितनी होती है। भाई मून सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द मून होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द मून की वजह से उस पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किसी ऑब्जेक्ट पर, वो कितना होगा। जैसे अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ, वैसे ही मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द मून, तो वो कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द मून, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो फाइंड आउट करते हैं। देखो जी का फॉर्मूला हमारे पास ये है, अभी हमने निकाला जी अर्थ, या जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अर्थ के लिए जैसे ये मास, एम की वैल्यू अर्थ का आ जाएगा मास, और आर अर्थ की रेडियस आ जाएगी। अब अगर हम मून के लिए निकाले तो ये फॉर्मूला, यहाँ मास ऑफ द अर्थ की जगह मास ऑफ मून, और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी अगर सबकी वैल्यू रखे तो कितनी वैल्यू आती है। देखो जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और मास ऑफ मून होता है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। रेडियस ऑफ द मून इज 1.75 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। इन सब की वैल्यू अगर हम रखें इस तरह से, ठीक है, और इसको सोल्व करें तो जी एम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द मून, जी एम की वैल्यू आती है 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो थोड़ा सा बता देता हूँ उस कैलकुलेशन को मैंने कैसे किया है। ये पहले जी की वैल्यू रख दी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, नीचे आ गया। साथ में मास ऑफ मून ये यहाँ से लिख दिया 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg अपॉन रेडियस ऑफ द मून 1.75 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर, ये किलोग्राम स्क्वायर, वो जो जी की वैल्यू थी वो था। अब इसको अगर हम थोड़ा सोल्व करें ना आगे, तो देखो पॉइंट हटा लेते हैं। सबसे पहले 667 लिख दिया, यहाँ पॉइंट है तो नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट का एक और आगे 2 डिजिट है तो ये 100 लिख दिया यहाँ पर, इंटू 74, 7.4 को मैंने 74 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो नीचे डिवाइड बाई 10 पॉइंट का, और फिर और क्या है, और कुछ नहीं है, बस नीचे क्या है 1.75 है, तो 1.75 का मैंने पॉइंट हटाया और इसको कर दिया 175। अच्छा स्क्वायर में है तो 2 बार करना पड़ेगा, तो मैंने 175 इंटू 175 कर दिया, और पॉइंट हटने पर जो आया वो 100 इंटू 100 यहाँ ऊपर लिख दिया। और 10 की पावर 6 है, 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि स्क्वायर में है, ऊपर 10 टू द पावर -11 और 10 टू द पावर +22 है, तो ये मैंने यहाँ लिख दी। यूनिट है ही न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg, और ये सब लिख दिया। अब देखो इसको हम देख लेते, थोड़ा कैंसिल कर लेते। देखो इस 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है, और देखो ये 0 से ये 10 कैंसिल हो गया, ऊपर एक 10 बचा है। अब देखो
और क्या करें, और ये कर सकते हैं हम लोग, ये 10 मैंने एज इट इज यहाँ से ये लिख दिया, यहाँ पावर को कैंसिल कर लेते हैं। देखो माइनस की 11 और प्लस की 22, तो प्लस की 11 बच जाएगी, प्लस की 11 यहाँ पर मैंने लिख दी। नीचे 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6, 10 की पावर 12 होगी, मैंने लिखा है यहाँ पर। और देखो 175 इंटू 175 एज इट इज ये आ गया, और 667 इंटू 74 ये आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो 10 की, ये 10 है इंटू 10 यानी 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर 11 है, तो कितना हो गया, दोनों मिलकर 10 की पावर 12, नीचे भी 10 की पावर 12 है, कैंसिल हो गया भैया। 10 की पावर 11 प्लस 1 यानी 10 की पावर 12 और 10 की पावर 12 कैंसिल हो गया, तो 10 की पावर 12 से ये 10 की पावर 12 कैंसिल हो गया, ऐसे मैंने कैंसिल कर दिया। और ऊपर ये बचा। अब इनको अगर ऊपर को इंटू करके नीचे वाले को इंटू करके डिवाइड करते हैं ना, तो वैल्यू आती है अपने पास में 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि जी अर्थ कितना था, जी अर्थ था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इनका रेशियो निकाले ना हम, तो वो रेशियो आता है 1/6। जी मून अपॉन जी अर्थ इज 1.6, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द मून इज 1/6 टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। 1/6 ही हो जाता है, 9.8 का 1/6 हो जाता है, यानी 6 टाइम लेस, 6 गुणा 6 टाइम लेस कम हो जाएगा जी का मान, जी की वैल्यू मून पे। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी की वैल्यू है कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कैसे कैसे वेरिएशन आता है, देखो दो चीज है यहाँ पर हमें समझनी है, एक तो ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ और एक हमें समझना है इफेक्ट ऑफ हाइट। ठीक है, कैसे वैल्यू चेंज होती है जी की, एक तो अर्थ की शेप की वजह से, और दूसरी अगर हम हाइट पे जाए ना, ऊपर अर्थ सरफेस से अगर ऊपर जाए तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी। सबसे पहले इसको समझते हैं, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। देखो एज वी नो द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, इट इज ओवल्स इन शेप, एग लाइक शेप होती है अर्थ की। ठीक है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तो अर्थ की जो रेडियस है ना, ये तो है आरपी यानी पोलर रेडियस है ना, पोल्स की जो रेडिएशन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली ये वाली, और ये है इक्वेटोरियल रेडियस आर ई से जिसको लिखा है ये। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है भाई, इसकी शेप ऐसी है तो ये वाली जो है डिस्टेंस ये ज्यादा है, ये रेडियस ज्यादा है, कौन सी, इक्वेटर पे जो रेडियस है आर ई वो ज्यादा है, किससे, पोलर रेडिएशन से, यानी आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। जब आर का वैल्यू जहां पर ग्रेटर है, जहां आर की वैल्यू ज्यादा है, तो अब जी के फॉर्मूले पे आ जाओ सीधा। जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर ई, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कम या ज्यादा हो रही है रेडियस। अब ये जी और आर दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडिएशन, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब अगर ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी ना आर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये डिक्रीज होगी, और ये अगर डिक्रीज होगी तो ये जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अब बताओ, आर ई ज्यादा है, आर ई ये ज्यादा है, ठीक है, और आर पी है कम, तो जहां आर की वैल्यू ज्यादा है वहां पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहां आर की वैल्यू ज्यादा है वहां जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर की वैल्यू ज्यादा कहां पर है, इक्वेटर पे है, तो इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होगी ना, जी इक्वेटर, वो क्या होगी, कम होगी, किसकी बजाय, जी पोल्स की बजाय। कैसे होगी, तो वो इसको हम ऐसे समझते, देखो वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स है ना, पोल्स पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, इसी फॉर्मूले से जी एम अपॉन आर ई की जगह आर पी आ जाएगी, रेडियस पोलर रेडिएशन आ जाएगी, और वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर पे कौन सी रेडियस आ जाएगी, इक्वेटोरियल रेडियस आ जाएगी आर ई, तो जी एम अपॉन आर ई। अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, जीपी अपॉन जीई। जब जीपी अपॉन जीई करेंगे तो ये वैल्यू डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो पहले जीपी की वैल्यू रखते, देखो जी एम अपॉन आर पी स्क्वायर, तो आर पी स्क्वायर नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो अब इसके साथ में हमें डिवाइड में जीई लिखना, तो जीई की वैल्यू जी एम, तो जी एम तो यहाँ आ गई, और ये आर ई ऊपर चली गई, आर ई का स्क्वायर। अब देखो इस वैल्यू से तो ये कैंसिल हो गई, क्या बचा, आर ई अपॉन आर पी का स्क्वायर, यही बचा, आर ई अपॉन आर पी का होल स्क्वायर ये है, तो जीपी अपॉन जीई क्या हो गया, जीपी अपॉन जीई हो गया आर ई अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। अब हमें पता है आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, तो जीपी इज ग्रेटर देन जीई। जहां पर आर की वैल्यू ज्यादा है, सीधा सा देखो, जहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जहां पर आर की वैल्यू ज्यादा है वहां जी की वैल्यू कम होगी। आर इज रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन द रेडियस ऑफ पोल्स, सो वैल्यू ऑफ जी एट पोल विल बी मोर देन वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर, है ना। जी ई इज ग्रेटर, सॉरी जी ई इज स्मॉलर देन जी पी। अब देख लेते हैं ये वाला इफेक्ट ऑफ हाइट, हाइट का इफेक्ट है। तो हाइट का क्या इफेक्ट है, वही आप यही देखो, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, तो जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से हाइट बढ़ती जाती है, ये अर्थ का सेंटर हो गया,
ये रेडियस हो गई अर्थ की, ये सरफेस है। यहाँ से जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। भाई दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ आर नहीं कह के हम इसको डी कह देंगे, डी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जब डी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे ये डी की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे जी की वैल्यू कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हाइट पर जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। माउंटेन्स पे जी की वैल्यू कम होती है, प्लेन्स में जी की वैल्यू ज्यादा होती है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। द मोशन विल डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हल्का हो, भारी हो, छोटा हो, मोटा हो, काला हो, पतला हो, कैसा हो, सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, एक ही स्पीड से, एक ही रेट से, एक ही टाइम में अर्थ की सरफेस पे पहुंचेंगे। तो जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, ठीक है, मोशन वाले चैप्टर में, जो स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन मोशन वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो सारी की सारी यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। हाइट से ऊपर, सरफेस से ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही तो है। ठीक है, अगर ऊपर से कोई नीचे आ रहा है स्ट्रेट, तो वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो वो तीनों इक्वेशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, ऑल द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द यूनिफॉर्म accelerated bodies moving in a straight line are applicable to the freely falling bodies। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी तीनों हमारी, हमने पढ़ा था वहां पर। फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड थी। और थर्ड थी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हुआ, a बिकम g एंड s बिकम h। ए एसिलेरेशन, अब यहाँ पर कौन सा एसिलेरेशन, एसिलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए का तो हो गया जी, तो जहां जहां ए आया है वहां वहां क्या लिखना है, जी लिखना है। ठीक है, और एस क्या है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन वाले मोशन में क्या थी, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन बाय द बॉडी। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। एच इज द हाइट अबाउट द ग्राउंड, हाइट अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो एस बिकम एच, एच डिस्टेंस, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज इक्वल टू द हाइट अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एच। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाएगी तीनों। v इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह हो जाएगा v प्लस यू प्लस जी टी, ए का जी हो गया एक्सेलरेशन। सेकंड इक्वेशन s, अब s की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, h, हाइट अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो हाइट अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ए का जी हो गया जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। 2as था यहाँ पर, as था तो a का तो हो गया g और s का हो गया h। तो ये तीनों इक्वेशन हमें लगानी है जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये तीनों हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि एक जी का मान, जी की जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, उसकी वैल्यू दोनों केसेस में हमें कैसे लेनी है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड और व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोइंग फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड, तब कैसे जी की वैल्यू प्लस और माइनस कैसे लेनी है वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे ना इससे, तो वहां पर हमें वैल्यू ऑफ जी कैसे लेनी है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और क्यों लेनी है वो समझ भी लेते हैं। देखो मान लो ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये वो हाईएस्ट पॉइंट है, दिस वन इज द हाईएस्ट पॉइंट जहां तक कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पहुंचता है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट है ये अर्थ की सरफेस है। पहले हम देख लेते हैं अपवर्ड मूवमेंट को। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट, सपोज ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, इस तरह से अगर उसको फेंका जाता है तो जहां हाईएस्ट पॉइंट पर वो पहुंचेगा ना, देखो जिस वेलोसिटी से हम उसको फेंक रहे वो तो यहां पर होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, जो जीरो नहीं होगी। ठीक है, u इज नॉट जीरो इन केस ऑफ अपवर्ड मोशन। ठीक है, जब हम इनिशियली उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे उस केस में। ठीक है, और यहां पर जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, यहां पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहां पर v हो जाएगा जीरो। जब v जीरो होगा तभी तो वापस उसमें डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहां इस पॉइंट पे ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन द फाइनल वेलोसिटी v एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी जीरो। यहां पर v क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कहां पर, यहां पर, और यहां पर u जीरो कभी नहीं होगी क्योंकि हम उसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। पर जितने फोर्स से आप यहां से फेंक रहे हो, जितनी वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी यहां आते आते जीरो हो गई, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ऐसे केसेस में हमें जी की वैल्यू माइनस में लेनी है। अब क्यों लेनी है वो बताता हूं कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो फोर्स लग रहा है ना एक्सेलरेशन वाला, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो अर्थ के सेंटर की तरफ है। और अभी जो मोशन हो रहा है ना अपवर्ड मोशन, वो कैसे है, वो इसके अपोजिट है। ठीक है, जब अपोजिट मोशन है तब हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, नेगेटिव ही लेते हैं। भाई जो फोर्स का हमारा फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma,
ए इज टेकन पॉजिटिव व्हेन द एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर मान लो फोर्स तो प्रोड्यूस हो रहा है ऐसे और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, रिटार्डेशन उसको हम कहते हैं। तब यहाँ पर हम लेंगे एक्सीलरेशन को नेगेटिव। फोर्स की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है और ऑब्जेक्ट में जो मोशन हो रही है वो ऊपर की तरफ, क्योंकि पत्थर को हमने ऊपर की तरफ फेंका है। तब हमें एक्सीलरेशन कैसे लेना है, नेगेटिव में लेना है, माइनस में लेना है। तो g विल बी -9.8 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ फेंकेंगे तब। अब बात करते हैं इसकी, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो मैक्सिमम हाइट पर जब वो मान लो नीचे से ही फेंका गया था, या मान लो हम ऊपर से ही गिरा रहे, किसी टावर से गिरा रहे या किसी रूफ से गिरा रहे, है ना, तब यहाँ पर इनिशियली जब हम उसको पकड़ के रखे हुए और छोड़ रहे तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी यहाँ पर u क्या है, 0 है, अभी तो 0 है। या वो नीचे से भी अगर फेंका गया है तो इनिशियली एक जो हाईएस्ट उसका पॉइंट होगा उस हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर तो उसकी वेलोसिटी यहाँ तक तो आके जाके 0 होगी, तभी तो फिर वापस नीचे आएगा। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ना ऊपर, ये इनिशियल वेलोसिटी उसकी u, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज होगी। मैक्सिमम कहाँ होगी, जब वो नीचे ग्राउंड को टच करने वाला होगा, उस टाइम मैक्सिमम। ठीक है, तो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन इनिशियल वेलोसिटी u इज 0। यहां पर क्या था, u 0 नहीं था, यहां पर v 0 था, यहां पर v 0 नहीं होगा, v मैक्सिमम होगा, v विल बी मैक्सिमम। यहां पर जो v है वो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम होगी। v विल बी मैक्सिमम जस्ट अबाउ द ग्राउंड सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट टचिंग द ग्राउंड सरफेस, उस टाइम उसका v मैक्सिमम होगा। तो ऐसे केस में हमें g की वैल्यू लेनी है पॉजिटिव। क्यों लेनी है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन किधर है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इस तरफ है, डाउनवर्ड, और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी किधर है, डाउनवर्ड है। दोनों सेम है कि नहीं, तो एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ ऑब्जेक्ट में वो भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स है। तो a यानी यहाँ पर जो g है वो g विल क्या हो गया, g विल बी टेकन पॉजिटिव। तो इन डाउनवर्ड मोशन हमें क्या करना है, g को पॉजिटिव लेना है, इन अपवर्ड मोशन g को नेगेटिव लेना है। और इक्वेशन ये सारी है ही। तो अब जब भी न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें कि एक स्टोन इस तरह से क्वेश्चन आएगी, स्टोन इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड, तो g की वैल्यू क्या लेनी है, g की वैल्यू माइनस में लेनी है। ए कार फॉल्स फ्रॉम, ऐसे वाले केस में ऊपर से स्टोन इज रिलीज्ड, इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर g की वैल्यू कैसे लेनी है, g की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है।